चलिए आज हम लोग देखते हैं पहली जो क्लास में है हम लोग यूनिवर्स के बारे में समझेंगे, यानी ब्रह्मांड के बारे में समझेंगे। हर जीएस जो पढ़ते हैं, जीएस पढ़ने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि सीक्वेंस में सारी चीजें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्स के बारे में समझेंगे, और यूनिवर्स में यानी हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा संख्या में अगर देखा जाए तो वो तारे हैं। तो अगर हम लोग तारों के बारे में समझेंगे तो हम चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे ज्यादा संख्या में तारे हैं, तो तारों से मिल करके ही यानी ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें मिलेंगी, लेकिन तारे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तारों के कारण ही प्रकाश है। तारे ही एक ऐसे पिंड हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश यानी कि लाइट और हीट, उष्मा, दोनों ही चीजें विद्यमान होती हैं, यानी दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं उस पर। तारों का जो जीवन काल होता है ये सबसे लंबा होता है, और तारे जो है कई स्टेजों से होकर चलते हैं। तो हम लोग तारों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे कि तारों की लाइफ साइकिल कैसे होती है, तारे कैसे बनते हैं, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तारे, तो तारों की जो स्टेज होगी वो फर्स्ट स्टेज के बारे में हम बताते हैं आपको कि तारे जो है पहले शुरुआत में एक रेयरफाइड गैस के स्पेयर होते हैं, यानी कि कह दीजिए विरल गैस के गोले होते हैं। गैस का देखो, एक दो चीजें समझ लो पहले, एक विरल हो गया और एक सघन हो गया। अब विरल और सघन क्या होता है? जैसे मान लो कि सेम वॉल्यूम का यानी कि सेम आयतन के दो हमारे पास बर्तन हैं, और एक में हम क्या कर दें कि वाटर को फिल कर दें। जैसे इसमें हमने वाटर को ले लिया, इसमें क्या कर ले हम लोग गैस को ले लें। अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर जो है कम से कम एक अप्रोक्सीमेट नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 2000 इतने हमारे पास पार्टिकल हैं। और गैसेस में हम लोग चेक करेंगे तो हो सकता है कि 500 पार्टिकल्स ही हो जाए। बट वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम सेम है। सपोज मान लीजिए कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम है। तो सेम वॉल्यूम में जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफर हो तो जिसमें ज्यादा होंगे ये आपका कैसा होगा? सघन बोल देते हैं इसको। सघन का मतलब क्या है? डेंस। और जिनमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उनको हम लोग कह देते हैं विरल। ये बात आप क्लियर हो गई? तो ये विरल हो गए, इन्हीं को हम लोग कहते हैं रेयरफाइड गैस। लेकिन इनका शेप आप देख रहे होंगे किस शेप में दिख रहा है? सामने से तो आपको दिख रहा होगा कि क्यूब शेप में, ठीक है, यानी कि ये आपका स्क्वायर शेप में हो गया। लेकिन गैसेस जो थी ये इस शेप में नहीं थी, गैसेस हमारी थी स्पेयर शेप में। ध्यान रखिएगा किस शेप में थी? स्पेयर। तो स्पेयर शेप में ऐसे गैसेस रेक्टिफायर बॉल की फॉर्म में था, इस तरह से रेयरफाइड, सॉरी इस तरह से फॉर्म में था। तो पहले स्टार्टिंग में रेयरफाइड गैस का स्पेयर था, स्टार इस तरह था। फिर क्या हुआ? कुछ टाइम बीता, और टाइम बीतने के साथ साथ हुआ क्या कि ये जो आपके पार्टिकल्स हैं यानी गैसियस पार्टिकल्स जो थे ये सेंट्रलाइज हुए यानी केंद्रित हुए और पास पास आ गए। और पास पास आते मतलब बिल्कुल घने बादलों की तरह बन गए। किस तरह बन गए? घने बादलों की तरह बन गए। और घने बादलों के बाद ये थोड़े से पार्टिकल्स पास पास आ गए, और इस शेप को कहा गया नेबुला, जिसको हम लोग कहते हैं निहारिका। तो पहली स्टेज आपने देखी। पहले क्या था? तारे जो थे ये गैस के, विरल गैस के गोले, इनको क्या कहते हैं हम लोग? विरल गैस के गोले। विरल गैस के गोले ये बोला हमने। अब ये पार्टिकल्स जो हैं पास पास आए, और पास पास आ करके इन्होंने एक नया शेप ले लिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं नेबुला। तो ये हमारा है जो शेप, इसको कहेंगे हम लोग नेबुला। ये नेबुला सेकेंड स्टेज हो गई। ये नेबुला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निहारिका। इसको हमने निहारिका कहा। अब ये निहारिका नेबुला, इसमें कुछ टाइम के बाद में इसमें एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और वो प्रोसेस क्या है उस बात को समझिए। इसमें हुआ क्या कि इसके पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन थी, और हाइड्रोजन कन्वर्ट होने लगी हीलियम में। देखिए हाइड्रोजन एटम जो है इसमें एटॉमिक मास इसका कम होता है, हीलियम का एटॉमिक मास ज्यादा होता है। और जब कम से ज्यादा में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब है कि उनके जो एटॉमिक नंबर यानी कि एटम्स जो है कनेक्ट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो जब भी दो एटम्स ऐड होते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन।
यानी कि नाभिकीय संलयन। तो ध्यान रखिए, नाभिकीय संलयन के द्वारा एक इनमें कौन सा प्रोसेस चालू हो गया, नाभिकीय संलयन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हुआ क्या कि अब ये हीट रिलीज करने लगे, हीट यानी कि उष्मा यानी हीट रिलीज करने लगे और लाइट देने लगे, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करने लगे। तब इनको हमने कहा स्टार यानी कि तारा। तब बनता है स्टार। कब बनता है, जब इसमें हाइड्रोजन जो है ये कन्वर्ट होने लगता है हीलियम में, हाइड्रोजन कन्वर्ट होने लगता है हीलियम में। और इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ये प्रोसेस करते हैं तो इस प्रोसेस से हमारा बन जाता है स्टार। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आप देखिए। इसमें सबसे पहले फिर से देखते हैं, तारे क्या थे, तारे थे विरल गैस के गोले, जिसको रेयरफाइड गैसेस बोला। और रेयरफाइड गैसेस के बाद दूसरा क्या इन्होंने, नेबुला, क्योंकि ये जो है घने बादलों के समान, पहले ये दूर दूर थे पार्टिकल्स, इसके बाद पार्टिकल्स पास पास आए, यानी घने बादलों की तरह हो गए, बिल्कुल पास पास आ गए। पास पास आने से जो शेप बना उसको हमने क्या नाम दिया, नेबुला यानी निहारिका कहा गया। अब ये कुछ पहले तो ये पार्टिकल्स दिख ही नहीं रहे थे क्योंकि बहुत दूर दूर थे। जैसे एयर है, एयर आपको दिखती है, नहीं दिखती, बट वाटर वेपर दिखता है कभी कभी। क्यों, क्योंकि इनमें पार्टिकल्स थोड़ा सा पास आ जाते हैं। तो ये जो सेकेंड स्टेज है, पार्टिकल्स पास है, तो इसमें एक स्ट्रक्चर आपको दिखने लगा। और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, जैसे कि ये स्पाइरल यानी सर्पिलाकार दिखने लगा, और इसको कहा गया नेबुला यानी कि निहारिका। इसके बाद निहारिका देखो ना, इससे हीट और लाइट निकली, अभी इस स्टेज में भी नहीं है, इस स्टेज में भी नहीं निकली, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे हाइड्रोजन पार्टिकल्स कन्वर्ट होने लगे हीलियम में, यानी कि इस प्रोसेस को कहा गया न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि नाभिक क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर क्या हो गया, जुड़ गए, ऐड हो गए, तो नाभिकीय संलयन हो गया। ये रिएक्शन कराना, मतलब इस रिएक्शन को अगर एक बार स्टार्ट कर दिया तो रोकना यानी कि टफ हो जाता है, इसको रोक नहीं सकते। अनियंत्रित रिएक्शंस हो जाती हैं यानी अनकंट्रोल रिएक्शन। तो जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ तो ये स्टार बन गया, तारा बन गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हमारा जो सन है वो इसी स्टेज में है। अब आपको बता दें कि जो स्टार्स होते हैं, स्टार के जो कलर होते हैं, हर स्टार का कलर आपको थोड़ा सा मैच तो करेगा लेकिन थोड़ा डिफर होता है, और वो इंडिकेट करता है, जो कलर होता है वो इंडिकेट करता है कि इसमें कितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी उष्मा दे रहा है। तो हीट के बारे में यानी कि टेम्परेचर के बारे में इंडिकेट करेगा कलर। तो सबसे स्टार्टिंग जो एज होती है, स्टार्टिंग एज में अगर हम लाइट की बात करें तो स्टार्टिंग एज में सबसे आपने देखा होगा कि जब बिल्डिंग वगैरह करते हैं बिल्डिंग वाले, तो वो देखना जो आपको लाइटिंग दिखेगी वो ब्लू कलर की दिखेगी, क्योंकि उसमें तापमान यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको व्हाइट लाइट दिखे, ध्यान रखना, व्हाइट यानी कि सफेद, श्वेत जिसको कह सकते हैं, व्हाइट सफेद दिख जाए या आपको ब्लू दिख जाए यानी नीली, अगर नीला, चलो ऐसा रंग है तो ध्यान रखें, ऐसे रंग होने पे उनका तापमान यानी कि उनकी जो अवस्था होती है बिल्कुल यूथ होते हैं, युवा अवस्था होती है। इसको हम लोग कहते हैं युवा अवस्था यानी स्टार्टिंग एज होती है, और इसमें तापमान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ध्यान रखिए, लगभग 25 से 30,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इतना टेम्परेचर होता है इसमें। जो सेकेंड स्टेज, इसके बाद और ठंडे हो गए यानी कि टेम्परेचर इनका लो हुआ, तो सेकेंड स्टेज है। जब ये सेकेंड स्टेज में आएंगे तो सेकेंड स्टेज में ध्यान रखिएगा, इनका जो टेम्परेचर होता है सेकेंड स्टेज इनकी कैसी होगी, सेकेंड स्टेज जो होती है यानी मैच्योरिटी वाली होती है, युवा अवस्था के बाद मैच्योरिटी आ गई यानी कि प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं इसको। तो ऐसे में इनका कलर हो जाएगा ऑरेंज। जब ये कलर ऑरेंज हो जाएगा यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नारंगी कहते हैं, जब ये ऑरेंज कलर में हो जाएंगे तब इनकी जो अवस्था होगी, इस अवस्था को हम लोग कहेंगे प्रौढ़। प्रौढ़ को कहते हैं कौन सी, मैच्योर। ये यूथ वाली थी और ये कौन सी होगी, मैच्योर। तो ये जब मैच्योर हो गई, इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसमें जो टेम्परेचर हो जाएगा, इसमें लगभग मान लीजिए 30,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो इसमें ठंडा होकर के लगभग आपका बचेगा 15,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
अब जो थर्ड स्टेज है, यानी कि जो इसकी वृद्धावस्था है, जिसको हम लोग वृद्ध बोलेंगे, इसमें कलर ऑरेंज हो जाए, सॉरी ऑरेंज था, ऑरेंज से क्या हो गया, रेड हो गया। इसमें कैसा कलर हो गया, रेड, रेड यानी कि लाल। तो जब लाल कलर हो जाएगा तो ये इसका वृद्धावस्था होगी, यानी वृद्ध हो जाएगा। और इसमें टेम्परेचर लगभग बचेगा आपका, यानी सबसे लो टेम्परेचर पे होगा, लो टेम्परेचर पे होगा। और इसका तापमान हो जाएगा लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब हमारे स्टार बनते हैं तो स्टार बनने के बाद इनके जो कलर है ये क्या इंडिकेट करते हैं, टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं। अगर व्हाइट और ब्लू कलर है तो ये युवावस्था को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर ये ऑरेंज कलर है तो मैच्योर स्टेज को, यानी कि 15000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर कम हो गया। और अगर रेड कलर का हो जाता है तो ये बिल्कुल वृद्ध, यानी लास्ट स्टेज पे होता है। इसको हम लोग लो टेम्परेचर, सबसे लो टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब स्टार के बाद की स्टेज को देखते हैं। इसके बाद देखिए कि इसमें हम लोग इनका कलर का समझ में आई है। अब इसके बाद की स्टेज को देखते हैं। तो हमारा सन जो है अभी इसी स्टेज में है, क्योंकि सन आप कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि हमने ये जो वीडियो, ये जो नॉलेज बनाई है, ये क्लास 6 से 12 के बच्चों के लिए बनाई है। तो अभी जो क्लास 6 की स्टार्टिंग एज में होंगे तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम ये होगी कि अभी ये नहीं पता होगा कि सन कैसा, सूर्य यानी कि सन स्टार है कि नहीं है, या मून को भी लाइट देता है। तो ऐसा उनको लगता है कि मून भी लाइट देता है जो चंद्रमा है, लेकिन एक्चुअल में सन और मून दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जो सन है हमारा वो भी एक स्टार है। अब बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, वो ये समझते हैं कि जो सन है यानी सूर्य है और जो हमारा तारा स्टार है, ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं, या चलो दोनों प्रकाश देते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा कि सन तो हमें बड़ा दिखता है लेकिन तारे जो है वो छोटे दिखते हैं, ऐसा क्यों? तो ये डिस्टेंस के कारण होता है। अब जैसे मान लीजिए पास की चीजों को जब देखोगे तो वो छोटे होने पर भी वो बड़ी दिखेंगी, लेकिन बड़ी से बड़ी चीजों को जब दूर से देखोगे तो वो छोटी आपको दिखाई देती है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो तारे होते हैं बहुत बड़े होते हैं लेकिन हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए ये कैसे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं। अब सन हमसे पास में, इसलिए ये ज्यादा दिखता है। तो एक तरह से जो हमारा सूर्य है वो भी एक तारा है, स्टार है, ये बात आप समझ लीजिए। अब आपने देखा कि नाभिकीय संलयन प्रोसेस हो गया, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। हाँ, एक गलती से, एक होता है न्यूक्लियर फिजन। फिजन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन अलग चीज हो जाती है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं टूट जाते हैं। विखंडन आपको समझ में आ रहा है, खंडन मतलब क्या होगा, टूटना। तो वहां पर जो आपका न्यूक्लियर फिजन होगा उसमें नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। और फ्यूजन में क्या होता है, जुड़ना, यानी कि नाभिकीय संलयन हो गया। तारे की जो अगली स्टेज होती है उस स्टेज के बारे में हम बात करेंगे। ये जब आकार, अच्छा आपको समझ में आ रहा है, हीट और एक चीज और समझ लीजिए, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो सन है, देखो सन के लिए बोल रहा है तो मतलब वो तारे के लिए कह रहा है। तारे और सन अलग अलग बात नहीं बोलेगा, तो बोलेगा कि जो तारे हैं या सन हैं, इन ये किस स्टेट में। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी 3 स्टेट होती हैं, यानी अवस्थाएं 3 ही होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो ये 3 अवस्था है, लेकिन एक अवस्था और होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। अब प्लाज्मा स्टेट कैसी होती है, जैसे ग्लास होता है, जैसे तुम्हारा मान लीजिए जब गैस होता है तो गैस में स्टेट आप जानते हो, पार्टिकल दूर होते हैं, इनविजिबल होता है। तो कुछ उसी से जैसा मिलता हुआ, जब जैसे आग जलती है वहां पर तो आसपास देखते होगे कि लपटें होती हैं, तो उन लपटों को ही हम लोग प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, यानी कि वो गैसेस से थोड़ा सा अलग रखते हैं, डिफर रखते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप इतनी कैपेसिटी हो आपके अंदर कि सूर्य से आर पार निकल जा सकते हो, तो अगर आप सूर्य से आर पार जाओगे तो चले, क्योंकि वहां पर कोई सॉलिड नहीं है जो आपको रोक पाएगा, यानी कि कोई भी स्टेट नहीं। तो एक नई स्टेट कौन सी है, प्लाज्मा, ये ध्यान रखिएगा। तो तारों में और सूर्य में दोनों की जो स्टेट है वो स्टेट है प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद जब ये इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं बार बार, अब तुमको ये भी पता है, ये भी पूछा जाएगा कि ये हीट, तारे और जो सूर्य हैं, ये हीट और लाइट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, इससे हाइड्रोजन हीलियम रिलीज हो रहा है। और जहां कहीं भी नाभिकीय संलयन होगा तो समझ जाइए कि वहां क्या होगा, ऊर्जा, अपार ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी।
अब इसके बाद इस स्टार की स्टेज के बाद जो अगली स्टेज आएगी वो बन जाए, इसका साइज बढ़ना लगेगा, यानी साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा और अब ये बन जाएगा तुम्हारा लाल दाना। तो ये समझाने के लिए आपको हमने रेड स्केच भी यूज कर लिया। अब रेड मार्कर से बताया आपको, तो ये देखो रेड दिख रहा है आपको, तो यानी कि ये बन गया तुम्हारा लाल दाना और ये साइज में थोड़ा सा बढ़ जाता है। अभी जो हमारा सूर्य है वो लाल दानों की स्टेज में नहीं पहुंचा है, और जिस दिन पहुंच गया उस दिन शुरुआत के जो 4 प्लेनेट है वो खा जाएगा। ध्यान रखना, आकार बढ़ेगा, ग्रेविटी बढ़ेगी, वो खींचेगा चीजों को और जला देगा। 4 जो ग्रह है, प्लेनेट है, उनको जला देगा, उसमें पृथ्वी भी आ जाएगी। ध्यान रखिए। तो अभी लाल दानों की स्टेज में हमारा सूर्य नहीं है, लेकिन जो भी तारे, क्योंकि एक गैलेक्सी तो नहीं, बहुत सारी है, तो किसी भी न किसी गैलेक्सी में तो क्या होगा कि जब ये स्टार जो है लाल दानों बनेगा, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रेड जियांट। ये रेड जियांट जो है इसको हम लोग लाल दानों कहते हैं। ये आकार बढ़ने बढ़ेगा। अब रेड जियांट यानी कि लाल दानों बनने के बाद इसकी स्टेजेस जो है वो डिपेंड करेंगे साइज पे। लाल दानों के बाद इसकी 2 साइकिल होती हैं और वो साइकिल डिपेंड करेगी इसके आकार पे, और वो आकार जो है वो डिसाइड किया एस चंद्रशेखर, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है ए फाउलर के साथ में 1983 में। तो इनको इसके लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए इनको पुरस्कार, नोबेल प्राइज बड़ा पुरस्कार होता है, वो नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है। किसको? एस चंद्रशेखर को। तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिनको पुरस्कार मिला? तो इन्होंने इसके बारे में बताया कि अब इसका क्या होगा, कि ये किस स्टेज में जाएगा। वो क्या बताया? इन्होंने कहा कि जो सन का द्रव्यमान होता है, यानी कि सन है उसका जितना मास होगा, यानी एसएम, मास ऑफ सन, तो सन का जितना द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान का लगभग 1.44 गुना। अगर 1.44 को हम लगभग में 1.5 पढ़ लें, मतलब 1.5 गुना पढ़ लें, तो भी गलत नहीं है बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि 1.44 गुना किसका? सन के द्रव्यमान का। इसको कहा चंद्रशेखर सीमा। इसको कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा ये यानी कि आगे की स्टेज के लिए आपको समझना होगा चंद्रशेखर सीमा क्या है और चंद्रशेखर सीमा कैसे बनती है। सन के द्रव्यमान का 1.5 गुना, यानी 1.5 टाइम्स, यानी 1 लगभग एग्जैक्ट तो 1.44 होता है, लेकिन आप याद रखने के लिए उसको कर सकते हो। तो 1.44 गुना सन के द्रव्यमान का ये होता है चंद्रशेखर सीमा। और चंद्रशेखर सीमा ही बताएगी आपको कि अगली स्टेज क्या होगी। या तो जो हमारा लाल दाना है इसका आकार बढ़ रहा है, अगर इसका आकार हमारे चंद्रशेखर सीमा से कम रही तो इसकी स्टेज अलग होगी। चंद्रशेखर सीमा से अगर ज्यादा होगी तो स्टेज अलग होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब इसका द्रव्यमान जो है किसका? रेड जियांट यानी लाल दानों का, जब द्रव्यमान इसका कम होगा तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए इसका द्रव्यमान, इसका जो मास है वो तुम्हारा क्या है? कम है, मतलब लेस देन। किससे लेस देन है? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? 1.44 गुना किसका गुना? सन के मास से। तो जब ये सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन पे ये हमारा रेड जियांट जो है ये बन जाएगा व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ का मतलब हो गया क्या? श्वेत वामन। श्वेत वामन क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी, बहुत शाइनिंग करता है। तो व्हाइट डॉर्फ जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत वामन। श्वेत वामन बन जाता है, यानी व्हाइट डॉर्फ बन जाता है। ये अंतिम स्टेज होती है जब कोई तारा चमकता है। ध्यान रखें, ये तारे की चमकने की अंतिम स्टेज होती है, यानी जिसको श्वेत वामन कहते हैं। नहीं कहते जब कोई बुझने वाला तो बहुत तेज फड़फड़ाते नहीं, तब ज्वाला आप बहुत ज्यादा देखोगे, तो ये समझ लीजिए कि इनको सफेद दिखता है क्योंकि बुझने वाला होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं श्वेत वामन, यानी कि व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म तारा। कई एग्जाम में पूछा गया है जीवाश्म तारा किसे कहते हैं। जीवाश्म तारा को हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल स्टार। फॉसिल स्टार यानी जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, ये भी पूछा गया। तो आप ध्यान रखें किसको कहते हैं? व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ यानी कि श्वेत वामन को कहा जाता है। अब ये लाइट इसकी जाने वाली, बत्ती बुझने वाली, फिर इसके बाद अगली स्टेज क्या आएगी?
इसके बाद जब ये लाइट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो यही तुम्हारा बन जाएगा ब्लैक डॉर्क। अरे अंधेरा हो गया, लाइट चलेगी तो काला हो ही जाएगा, यानी कि ये क्या बन गया, काला वामन, यानी कि ब्लैक ड्वार्फ। अब ये लास्ट स्टेज इसकी, यानी कि इस स्टेज में यहीं पर इसका अंत हो जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा ब्लैक ड्वार्फ, जिसको हमने क्या नाम दिया, काला वामन, क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं है, प्रकाश यहीं खत्म हो गया, इसीलिए तो इसको जीवाश्म तारा कह रहे थे। तो ये तुम्हारा बन जाएगा काला वामन, यहाँ पर तारों का हमारा अंत हो जाएगा। तो आपको ये स्टेज तो आपको समझ में आ गई होगी। ये स्टेज कब बनती है, जब रेड जियांट यानी कि लाल दानव का आकार चंद्रशेखर सीमा से कम होती है। चंद्रशेखर सीमा समझ गए, 1.44 गुना किसका, सन के द्रव्यमान का, सूर्य के द्रव्यमान का। तो जब कम होगा तो बनेगा व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ मतलब श्वेत वामन, जीवाश्म तारा। फॉसिल स्टार यानी कि लास्ट स्टेज होती है चमकने की, इसके बाद चमकना बंद कर देगा, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, यानी कि प्रकाश निकल गई। अब ये तुम्हारा ब्लैक डॉर्फ बन गया, काला वामन, यहीं पे इसका अंत हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरी स्टेज के बारे में समझते हैं। दूसरी स्टेज में क्या होता है, देखो बताते हैं। दूसरी स्टेज में होगा क्या कि अगर इसका द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा हो गया, किससे, चंद्रशेखर सीमा। फिर वही बात बताएं आपको कि चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, 1.44 गुना होता है किसके, सन के द्रव्यमान के। तो जब सन का मास होगा उसके द्रव्यमान से जब ज्यादा होगा तो उस स्टेज में ये बनता है अभिनव तारा। क्या बनता है, अभिनव तारा। अभिनव तारा कैसा होता है, ये बनता है अभिनव तारा। अभिनव तारा को हम लोग सुपरनोवा भी बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है। और ये हिंदी, जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं तो उनमें भी कभी कभी सुपरनोवा ही दे देते हैं, इंग्लिश वर्जन। तो दोनों ही वर्ड आपको बता रहे हैं। अभिनव तारा यानी सुपरनोवा बोलते हैं। ये क्या होता है, ये जब लाल दानव का आकार चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा होगा तो ये तुम्हारा बनेगा सुपरनोवा। आप समझो ध्यान से, ये जब सुपरनोवा बनता है तो ये विस्फोट कर जाता है। देखो एक स्टेज से कम था तो विस्फोट नहीं करेगा, पहले बहुत तेज जलेगा फिर बिल्कुल बुझ जाएगा। लेकिन अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो ये फट जाएगा। तो फटने के पहले की जो स्टेजेस को कहा गया अभिनव तारा। अब ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये फट क्यों गया, विस्फोट क्यों कर गया। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो हल्के पदार्थ हैं, हल्के मतलब जैसे कार्बन है, तो कार्बन जैसे हल्के पदार्थ हैं ये कन्वर्ट होने लगते हैं आयरन में, यानी लोहा। लोहा समझते हो ना, लोहे जैसे भारी पदार्थों में ये कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि अभिनव तारा विस्फोट कर जाता है। और जैसे ही अभिनव तारा विस्फोट करता है तो इससे बहुत सारे एलिमेंट बनते हैं। वो एलिमेंट देख लो आप ध्यान से। एक पार्ट बनता है इसका न्यूट्रॉन, एक बनता है इसका न्यूट्रॉन। दूसरा पार्ट एक बनता है इससे पल्सर। क्या बनता है, पल्सर। हाँ, जो समझ लो गाड़ियों वाला वही पल्सर, पल्सर। तो एक पार्ट बनेगा न्यूट्रॉन, दूसरा पार्ट बनेगा पल्सर, और एक पार्ट इसका तीसरा जो बनेगा वो क्वेसर, वो बनेगा आपका क्वेसर। और एक पार्ट जिसमें प्रकाश नहीं होगा वो पार्ट बनेगा आपका, जो आपने सुन रखा होगा, ब्लैक होल। एक पार्ट बनेगा आपका ब्लैक होल। और हम आपको बताएं कि जितने भी तारे हैं सबका अंत यही होना है, ब्लैक होल में। अभी तो हम सिर्फ एक तारे की लाइफ साइकिल देख रहे हैं और हमने आपको बताया कि आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल, यानी कि 100 अरब से भी ज्यादा, इतने ज्यादा अभी तारे हैं। तारों के कलेक्शन से क्या बनेगा, अभी तो यूनिवर्स पढ़ोगे, अभी तो एक तारे की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हो। तो इसमें ये आपके 4 टाइप के आपके तारे देखने को मिलेंगे। इसमें से इसमें तो प्रकाश होगा ही नहीं, बताने की बात ही नहीं, क्योंकि तो ब्लैक होल हो गया। ठीक, ब्लैक होल। इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है इसमें चमक होती है, जिसका एक पार्ट टूटता है न्यूट्रॉन, इसमें चमक होती है। ये जो पल्सर है, पल्सर में जैसे तारे होते हैं ना, टिमटिमाते हैं, तो वैसे ही क्या होगा, प्रकाश दिखेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर दिखेगा फिर बंद हो जाएगा, मतलब बिल्कुल बुझने वाला। और क्वेसर में भी प्रकाश नहीं होता। क्वेसर जो है इसकी चुंबकीय क्षमता ज्यादा होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ये ज्यादा देता है, चुंबकीय क्षमता ज्यादा होती है, चीजों को आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है। पल्सर के बारे में एक बात आपको और जाननी चाहिए कि पल्सर जो है इसकी जो घूर्णन गति है,
घूर्णन गति आप समझते ही हो। घूर्णन गति का मतलब हो गया रोटेट करना, ठीक है। तो इसकी जो रोटेटिंग स्पीड है, ये रोटेटिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक जो पल्सर गाड़ियां बनती शायद उन्होंने इसी नाम की, यानी कि इसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण, लेकिन स्पीड किसमें, रोटेटिंग में, यानी कि घूर्णन गति में। तो घूर्णन गति ज्यादा है, रोटेटिंग स्पीड ज्यादा है, इसीलिए उससे नाम चुराया पल्सर का। तो पल्सर समझ गए, उससे याद रखना कि पल्सर गाड़ी है तो यानी कि तेज स्पीड से मूव करेगी, यानी कि तेजी से चलेगी। तो यहाँ पर भी स्पीड तेज ही है, ज्यादा ही है, लेकिन किस चीज में, घूर्णन में, यानी रोटेट करने में। इतनी बातों को समझ गई। क्वेश्चन में चुंबकीय क्षमता ज्यादा है। अब न्यूट्रॉन, ये सारे जब तारे हैं, सारे तारे सब, चाहे वो ब्लैक डॉर्फ हो, व्हाइट डॉर्फ हो, जितने भी तारे, सब का अंत कहाँ होना है, ब्लैक होल का ही निर्माण होना। तो इस तरह से तारों का ये अंत हो गया। तारे शुरू कहाँ से हुए थे, रेयरफाइड गैसेस से, विरल गैस के गोलों से, और अंत कहाँ हो गए, ब्लैक होल के रूप। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, हम लोग तारों के जो ग्रुप हैं, यानी कि हम लोग यूनिवर्स में देखते हैं तारे होते हैं, लेकिन तारों के जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अगर अंदर जाएंगे तो हमको आकाश गंगा दिखेगी, ठीक है, आकाश गंगा। अब ये कहोगे आकाश गंगा क्या है, तो हमारे यूनिवर्स में कम से कम 100 अरब 100 बिलियन जो है ये गैलेक्सी है। गैलेक्सी जो होती हैं ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, यानी गैलेक्सीज जो होती हैं हमारी ग्रुप ऑफ स्टार्स होती हैं, यानी कि तारों का एक समूह होता है। तो इसमें ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज में, गैलेक्सीज का रूप कैसा होता है, यानी कि जो तारों का एक ग्रुप होगा, एक कलेक्शन होगा, तो तारों का जो ग्रुप होगा ये बनाएगा गैलेक्सी, और गैलेक्सी को हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा। तो अब हम लोग समझेंगे गैलेक्सी के बारे में। यानी गैलेक्सी ये है आकाशगंगा। आकाशगंगा कितनी है आपको बताइए, 100 बिलियन के आसपास आकाशगंगा है, और एक आकाशगंगा में 100 बिलियन स्टार्स हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। तो ये समझ लीजिए 100 बिलियन है, तो लेकिन हम सारे के सबके नाम नहीं याद रख सकते और सबको बना नहीं सकते। तो जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए समझिए, जो हमारी, यानी कि हमारा जो सन है, क्योंकि हम तो अर्थ में है, और अर्थ किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सूर्य के, और सूर्य भी किसी के चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य जहां पर चक्कर लगाता है, सूर्य जहां पर रहता है, वो स्टार कहाँ पे होगा, उस गैलेक्सी को हम अपनी गैलेक्सी कहेंगे, उसको कहेंगे मंदाकिनी। तो देखो, जो गैलेक्सी होती है, आकाश गंगा होती है, ये किस रूप में होगी, तो ये इसको कहेंगे हम लोग सर्पिलाकार, यानी कि सांप की तरह सर्पिलाकार, या इसको हम लोग स्पाइरल बोलते हैं। ये हमारी गैलेक्सी। बीच में क्या होता है कि तारे, तुमने देखा था अभी ब्लैक डॉर्फ होता है, ठीक है। तो जितने भी तारों हैं, तारों का अंत जब ऊर्जा खत्म हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा कहां से आती है, उनको हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो जब इनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ये बन जाते हैं बल्ज, यानी कि ये ढेर इकट्ठा हो गया, कूड़ा इकट्ठा हो गया, ये बल्ज, ठीक है। ये ब्लैक होल, ये बल्ज है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बल्ज। ये जो बल्ज है, बल्ज के रूप में तारे इकट्ठा हो जाते हैं। और ध्यान रखें, ये बल्ज कहाँ पे होता है, बिल्कुल केंद्र भाग पे, सेंटर पे होता है, केंद्र भाग में होगा। यहाँ पर बल्ज इकट्ठा हो जाएगा, और यहीं पर क्या होगा, तारों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अगर इस, देखो जैसे हमारा ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट में अगर तारा मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी यहाँ से ज्यादा होगी, तो जितना बाहर होगा ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा, तो वो यहाँ मूव करेगा, फिर कम हो जाएगी, फिर धीरे 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 आता जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊर्जा कम होती जाएगी, और फिर अंत में ऊर्जा खत्म। और इसने ब्लैक होल ने, क्योंकि तारों का समूह है, और तुम न्यूटन ने बताया था कि जो आकाशीय पिंड होते हैं, जितने भी पिंड हैं, ये एक दूसरे को, पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल से घसीट देते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। तो जैसी ऊर्जा कम होगी तो ये बहुत सारा बल्ज हो गया, बहुत सारे स्टार्स हो गए, जो तुम्हारे कैसे हो गए, ब्लैक डॉर्फ बन गए, ब्लैक होल बन गए। तो ये सारे क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो तारों की संख्या यहाँ केंद्र पर सबसे ज्यादा है। अच्छा, हमारा जो सन है ये अभी सेकेंड स्टेज पे, मतलब कि बाहर से थोड़ा सा कहे तो इसमें बाहरी इसको माना जाएगा। मान लीजिए 2-3 स्टेज जो है ये बाहर, तो बाहरी यानी कि इसकी जो रोटेशन है या रिवोल्यूशन कह सकते हैं, तो इसका जो रोटेशन रिवोल्यूशन है 3 स्टेज में होता है। एक सेंटर पे जब ऊर्जा खत्म हो जाए, अगर ऊर्जा
बहुत ज्यादा है तो ये साइड पे मूव करेगा, और ऊर्जा थोड़ी सी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो ये मिडल पे मूव करेगा। तो हमारा सन बिल्कुल साइड पे है। तो इस आकाश गंगा का नाम हमने आपको क्या बताया, मंदाकिनी। ये हमारी मंदाकिनी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे। क्या बोलते हैं, मिल्की वे। तो हमारा जो सन जिस गैलेक्सी में रहता है उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी, मिल्की वे। इसको हम लोग एक वर्ड ना और देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला इसको और नाम से बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल तारे होते हैं, तो तारों में प्रकाश होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे दूध देखते हैं ना, सफेद बिल्कुल दिखता है, तो ऐसे इनके प्रकाश के कारण भी ये चमकीला यानी सफेद श्वेत नजर आता है, इसलिए हम इसको दुग्ध मेखला, जिससे मंदाकिनी, और इसको मिल्की वे भी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऐसे इसके पास में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और भी गैलेक्सीज देखते हैं। मान लीजिए एक गैलेक्सीज और बनाते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए जब भी कि गैलेक्सी किस रूप में होती है, तो ये सर्पिलाकार है, यानी कि इसको हम लोग स्पाइरल कहते हैं। तो हमारे पास की जो दूसरी गैलेक्सी है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे घर में जानते हो ना देवरानी, देवरानी क्या होता है, देवरानी साथ में रहते हैं, ठीक। तो देवरानी की तरह ही याद रखिए ये है देवयानी, यानी कि मंदाकिनी की जो दूसरी पास की नियरेस्ट जो दूसरा आपका गैलेक्सी है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है वो देवयानी। तो इसको हम लोग कहते हैं देवयानी, या इसको हम लोग कहते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, दोनों नाम आपको याद रखने, एंड्रोमेडा यानी देवयानी, जो हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे मंदाकिनी से पास में है। तो ये हमारी देवयानी यानी एंड्रोमेडा है। अब इसके बाद एक और देखते हैं, आपको एक और बनाकर समझाते हैं। एक और हम लोग समझते हैं गैलेक्सी। तो इसके बाद एक और गैलेक्सी में सबका रूप तो वही बनेगा, एक ही जैसा स्पाइरल। तो इसके बाद जो ये सेंटर में बल्ज होगा, बल्ज यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ पर तारों की संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं NGC-H33। इसका नाम क्या है, NGC-H33। ये हमारे थर्ड होती है आकाशगंगा गैलेक्सी, लेकिन ये इससे दूर होती है। इससे पास में कौन सी है, देवयानी। अब आपको बता दें कि जब 3 आकाश गंगाएं हों, इनका एक ग्रुप बना लिया जाता है, इनका एक कलेक्शन बना लिया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सुपर क्लस्टर। क्या कहते हैं इसको, सुपर क्लस्टर। मतलब अगर हम देखें तो हमारी जो जिसमें हम रहते हैं वो मंदाकिनी यानी मिल्की वे, ठीक है, और दूसरी जो पास की जो है वो क्या हो गई, देवयानी यानी एंड्रोमेडा, और तीसरी जो है NGC-H33। इन तीनों का जो कलेक्शन देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सुपर क्लस्टर। ये हमारा सुपर क्लस्टर है। तो सुपर क्लस्टर जो है ये 3 गैलेक्सीज का ग्रुप होता है। ये बात आपको समझ में आएगी, यानी कि 3 आकाश गंगाओं के समूह को हम लोग सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो ये आपको आकाश गंगा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जितनी चीजें बताई ये आप समझ पाए। हमारा जो सूर्य है यानी जो हमारा सन है वो हमारी किस आकाश गंगा, मंदाकिनी मिल्की वे में। मान लीजिए कि सूर्य हमारा, और एक चीज अब सूर्य के बारे में समझिए। सूर्य जो है इसमें जब मोशन करेगा, तो मान लीजिए सूर्य हमारा यहाँ पर है, ये मोशन कर रहा है, तो सूर्य जो मोशन करेगा ये इस डायरेक्शन में, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अगर हम लोग जाने तो हमारी घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे रोटेट होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। ये तो उसके अपोजिट चल रहा है, तो इसको क्या कह देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमारा सन है, सन हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। पहली चीज मिल्की वे में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। उसके बाद अब ये मोशन कर रहा है, तो इसके जो स्पीड होगी, इसकी स्पीड भी ध्यान रखिए 250 यानी 250 किलोमीटर पर सेकेंड इस स्पीड से मूव कर रहा है। और इसको पूरा मोशन यानी कि पूरा रिवोल्यूशन, पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है आपका 25 करोड़ साल, यानी कि 25 ईयर्स
25 करोड़ ईयर, यानी कि 25 करोड़ साल लगते हैं। यानी कि अगर मिलियन में देखें तो ये हो जाएगा 250 मिलियन ईयर्स। इतने साल लगते हैं उसको अपने यानी कि मंदाकिनी को चक्कर लगाने में। किसको? सूर्य को। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्स ईयर। 250 मिलियन ईयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्स ईयर, यानी ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्स ईयर। तो एक यूनिवर्स ईयर में आप समझ गए 250 मिलियन ईयर्स या 25 करोड़ साल, इनसे मिला आपका ब्रह्मांड वर्ष यानी यूनिवर्स। तो इस तरह से आपके जितने भी क्रॉस क्वेश्चन में हो सकते थे, इसी तरह से आपके बनेंगे। और एक चीज और समझिए, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे सन है और भी बहुत सारे स्टार होंगे, तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि मंदाकिनी के पास का दूसरा आपका गैलेक्सी कौन सा है? तो देवयानी यानी एंड्रोमेडा। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे हमारा सन है तो सन के पास भी तो कोई ना कोई स्टार होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि स्टार का तो कलेक्शन है। तो इसके पास का जो स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, यानी कि सन के जो पास में स्टार है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये हमारा सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार है वो है। तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए। अब जैसे जैसे ये हमारा सन मोशन करता है, ऐसे ही बहुत सारे स्टार इसमें मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टार चक्कर लगा रहे हैं। किसके? मिल्की वे के। तो स्टार्स का जो ग्रुप होगा इसको हम लोग कहते हैं तारामंडल। इन्हीं से बनते हैं नक्षत्र। देखो तारामंडल का मतलब क्या हो गया? तारों का एक समूह, जो कि हम सन के आसपास देखते हैं। तो ये जो तारामंडल है ये भी मोशन कर रहा है। मोशन करते करते और इसमें बहुत सारे नक्षत्र बनते हैं। टोटल जो तारामंडल होंगे यानी स्टार्स का जो ग्रुप होगा सन के पास वो 88 है। कितना है? तारामंडल 88 है, 88। तो तारामंडल जो है वो है 88। अब इसमें से कुछ जो है पैटर्न बनाएंगे, एक सिंबल साइन बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, जो पृथ्वी के पास में है, पृथ्वी पर इंपैक्ट भी डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, उनको हमने कह दिया नक्षत्र। तो हिंदू धर्म में नक्षत्रों का बहुत महत्व है। नक्षत्रों के आधार पे ही सारे कार्य, लगभग विवाह के हो, मांगलिक कार्य हो, जो भी कुछ हो, ये सारे नक्षत्र के हिसाब से ही होते हैं। तो इनका बहुत महत्व है। तो इन सब के बारे में अब समझते हैं। तो अब हमने जैसे पढ़ा तारों के बारे में, और अब तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे कि तारों का जो ग्रुप होता है। अभी हमने बताया कि सूर्य जो है हमारा गैलेक्सी है वो कौन सा है? मिल्की वे। और इस मिल्की वे में जब गति कर रहा है तो उसके साथ साथ में अब सूर्य ऐसे मूव कर रहा है, तो तारामंडल बहुत सारे तारा हैं, तो वो तारे जो स्टार है वो भी मोशन कर रहा है। तो मोशन करते करते उनमें कुछ ग्रुप दिखे, यानी हमको कुछ ग्रुप दिखते हैं, तो उनको हमने ऐसी जैसे ये स्टार होते हैं तो इसी तरह से स्टार बने होते हैं। तो जो हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे, पैटर्न से कुछ ना कुछ सिंबल बनाते थे, ठीक, कुछ आकार तैयार करते थे, उनके कुछ नाम रखे गए। पहले शुरुआत में घड़ी के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए दिशा के लिए हम लोग इन तारों का ही प्रयोग किया जाता था। तो इनसे कुछ कलेक्शन बने, उन कलेक्शंस को हम देखते हैं। जैसे एक ये कलेक्शन देखा गया, जब इनमें हम लोग काल्पनिक रूप से रेखाएं मानते हैं ऐसे, तो ये हमको एक शिकारी की तरह नजर आता है। ये एक शिकारी के आकार का दिखता है। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला? इसको हम लोगों ने हंटर, इस ग्रुप को या इस तारामंडल को हमने क्या बोला? हंटर। इसको कहते हैं हम लोग हंटर। हंटर मतलब समझते हो? शिकारी। या इसको कुछ लोगों ने मृग कहा, मृग समझते हो, जिसको हिरण कहते हैं। तो कुछ लोगों ने मृग बोला, शिकारी, हंटर, और एक नाम और दिया गया जिसको हम कहते हैं ओरियन स्टार। ये ओरियन कलेक्शन है स्टार्स का, तो ये ओरियन। और इस ओरियन स्टार यानी हंटर स्टार के ठीक सामने कह सकते हो कि आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, सॉरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एक चमकीला तारा दिखाई देता है। इस चमकीले तारे को हम लोग साइरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइरस। ये हमारा सबसे चमकीला तारा होता है, ये वाला।
इस स्टार को हम लोग कहते हैं साइरस। ये हमारा साइरस स्टार होता है। ये सबसे चमकीला तारा होता है। कैसा होता है? सबसे चमकीला तारा साइरस। साइरस को हम लोग डे स्टार, क्योंकि इसमें रोशनी इतनी ज्यादा तो दिन तरह दिखता है, दिन की तरह, तो इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं डे स्टार, यानी इसको हम लोग डे स्टार भी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग डे स्टार। तो ये साइरस जो है, इस तक पहुंचना है, इसकी पहचान किससे करेंगे? ओरियन से। ओरियन यानी हंटर, शिकारी। ओरियन ज्यादा फेमस नेम है। तो ओरियन के पास में, ओरियन उनको शिकारी की तरह दिखता है। ओरियन के जो पास में, यानी किस डायरेक्शन में? तो ये डायरेक्शन तुम्हारी कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी फाइंड करना हो तो उसके लिए तुमको साइरस तारा देख लो। तो साइरस तारा को देख करके हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन को पहचान सकते थे। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में साइरस तारा होता है, सबके सबसे चमकीला तारा होता है। ठीक है, इसको हम लोग डे स्टार भी कहते हैं। एक पैटर्न और कैप्चर किया गया, ये 7 तारों का कॉम्बिनेशन बनाया गया, जिसमें दिख रहा होगा आपको। एक देखिए, 1 2 ये 3 ये 4 तारे इधर हो गए, 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया, 7वां ये हो गया। तो ये 7 तारों का आपको कलेक्शन दिखा। ऐसे ही 7 तारों का एक और कलेक्शन दिख गया हमको। देखो 4 यहाँ पर, 5वां ये, 6ठा ये, 7वां ये, तो 7 तारों का कलेक्शन ये दिख गया। देखिए दोनों देख रहे हो, एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो इनको सप्तऋषि बोलते हैं। अच्छा, सप्तऋषि दोनों को नहीं कह सकते। सप्तऋषि इसको कहते हैं बड़े वाले को, और इसको कहते हैं हम लोग, इसको नाम दे दिया हमने सप्तऋषि। ये है सप्तऋषि। तो ये क्या होगा? ये भी सप्तऋषि है। तो दो सप्तऋषि कैसे हो गए? फिर बड़ा कंफ्यूजन। तो इसलिए हमने क्या किया, इस वाले को नाम दिया, छोटा है तो इसको हम बोलते हैं लघु सप्तऋषि। इसको दीर्घ बोलो या केवल सप्तऋषि बोलो तो भी काम चल जाएगा। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस सप्तऋषि को, इसको हम लोग कहते हैं, इसके लिए अर्सा वर्ड यूज किया गया। ये अर्सा मेजर है। मेजर का मतलब बड़ा है। ये है अर्सा माइनर, यानी छोटा है। तो इस तरह से आपने देखा 7 जो तारे होते हैं, इनके कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सप्तऋषि। इससे जो पैटर्न बना, सप्तऋषि 2 होते हैं, एक लघु एक दीर्घ, यानी कि आपका अर्सा मेजर, अर्सा माइनर। अगर हम लोग अर्सा मेजर को अर्सा बोल दें, यानी सप्तऋषि केवल बोल दें, तो भी काम चल जाएगा। ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप यानी कि जो लघु सप्तऋषि होगा, इसकी जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगी, इसके पास में एक तारा होता है, इस तारे को हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। ये तुम्हारा ध्रुव तारा होता है। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये ध्रुव तारा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर स्टार। तो अगर नॉर्थ स्टार यानी कि जो तुम्हारा पोलर स्टार, जिसको ध्रुव तारा कहते हैं, इस तक पहुंचना है, तो इसके लिए आप सप्तऋषि ढूंढो, यानी लघु सप्तऋषि। इसके बगल में आपका सप्तऋषि बना होगा और नीचे साइड कौन सा होगा? लघु सप्तऋषि होगा। तो इस तरह से ये कई सारे पहचानेंगे। और भी अन्य हैं, लेकिन इनमें से प्रमुख आपको बता। तो यहाँ पर 4 हमने बताए, 2 तारामंडल, एक आपको ये ओरियन। ओरियन के पास में एक सबसे चमकीला तारा, यानी कि सबसे ज्यादा चमक वाला, साइरस, जिसको डे स्टार भी कहते हैं। और इसके बाद जो आपके अर्सा माइनर, अर्सा मेजर, इनके पास एक ध्रुव तारा है। ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन हमने बताई थी कौन सी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साइरस की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ये पैटर्न हो गए। अब देखिए ध्यान से, ये पैटर्न बने। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं नक्षत्र। तो नक्षत्र हमने बताया था कि ये भी तारों का ही समूह होता है, लेकिन तारों का हमारी पृथ्वी पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के आधार पे हमारे नक्षत्र बने। अब नक्षत्र के बारे में हम समझते हैं। जो नक्षत्र होंगे इनको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र। टोटल हिंदू धर्म के हिसाब से 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। एक 28 नक्षत्र भी ऋषि मुनि मानते हैं, 28 को भी मान्यता दी गई है। इसको कहते हैं अभिजीत नक्षत्र। ये होता है तुम्हारा अभिजीत नक्षत्र। इसके बारे में भी बताया गया 28 ऋषि मुनि में, लेकिन हम लोग अभी जो बुकों मिलेगा आपको वो 27 ही होंगे। तो इसके आधार पर एग्जाम में आया तो 27 ही लगाई, लेकिन आपको जानकारी दे दी 28 नक्षत्र के बारे में भी ऋषि मुनियों ने मान्यता दी है कि वो अभिजीत नक्षत्र है। नक्षत्र
जो एक कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, इसके आधार पर देखिए इसमें हमको पता है कि चंद्रमा जो है, इसका रिलेशन चंद्रमा से, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ 27 दिन में चक्कर को पूरा करता है, और 27 चक्कर जो हैं वो 27 नक्षत्र को इंडिकेट करते हैं। तो इसी आधार पे कुछ ग्रंथों में बताया गया कि जो नक्षत्र होते हैं ये चंद्रमा की क्या है, पत्नियों के रूप में माना गया 27 नक्षत्र। अब जो सूर्य होता है, सूर्य जब गति करेगा, गति कितनी स्पीड से करेगा बता ही चुके आपको, 250 यानी 250 किलोमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से जब गति करेगा तो ये एक मंथ यानी एक मंथ में यानी एक माह में 2.5 यानी 2.5 इतने नक्षत्र को क्रॉस करता है। 2.5 यानी कि 2.5 नक्षत्र को क्रॉस करता है। हमारे ग्रह जो है प्लैनेट, ये भी मोशन करते हैं। एक ग्रह पर 3 नक्षत्रों का राज होता है, यानी कि इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि 27 होते हैं। वैसे तो हम 8 प्लैनेट मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे 9 ग्रह माने गए। तो 9 के हिसाब से अगर 9 ग्रह होंगे तो 9 के हिसाब से 3-3 नक्षत्र बांट लेंगे। ये बात आपको समझ आएगी। तो एक ग्रह पर कितने नक्षत्र, 2 से 3 नक्षत्रों का राज रहता है, यानी कि इनका इम्पैक्ट पड़ता है इन्हीं के आधार पे। तो इसके बारे में जो है हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। इन्हीं नक्षत्रों को देख करके बताया जाता है कि कब शुभ समय है या अशुभ समय है, कब मांगलिक कार्य करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए। तो ये सब नक्षत्रों के आधार पे ही बताया जाता है। इसके बाद हम शुरू से ही चीजों को बताते हैं कि अगर हमारे जो आज की साइंस है, जो आज का विज्ञान है, ये कुछ भी नहीं है। जितना हमारा वेदों और पुराणों में जो विज्ञान और साइंस है वो आज के समय में उसका 0.5% भी नहीं है, ये समझ लीजिए। अब इसके प्रमाण के आधार पे हम ऋग्वेद का एक श्लोक लेकर के आए हैं, जिसमें आपको हम प्रमाण के रूप में दिखा सकते हैं कि जो चीज हम लोग अभी आज तक एक ही सौर मंडल के बारे में जानकारी दे पाए, लेकिन ये देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 9वें मंडल पे लिखा हुआ है, सप्त दिशो नाना सूर्या देवा आदित्य। ये सप्त, आदित्य जो है सूर्य को इंडिकेट कर रहा है, आदित्य पर्यायवाची होता है सूर्य का। तो इसमें ये बताया गया कि सप्त दिशो नाना सूर्य, नाना का मतलब क्या होता है, अनेक, यानी कि हम अगर देखते हैं सारी दिशाओं में तो अनेकों सूर्य हैं। केवल हमारा सौर मंडल में सन जो सूर्य देख रहा है वही नहीं है, बहुत सारे और भी दूसरे भी सौर मंडल हैं, बहुत से सूर्य हैं। देवा आदित्य ये सप्ता, और यहाँ पे सप्त मतलब 7 को इंडिकेट कर रहा है। तो यानी कि ऐसे 7 सूर्य हैं, मतलब कि 7 सौर मंडल की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो हम जो सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम देते हैं, एक जिसके बारे में जानते हैं, तो विज्ञान अभी एक ही सौर मंडल खोज पाया, लेकिन जो वेदों में वो 7 सौर मंडल के बारे में जानकारी है। तो इसलिए हिंदी और संस्कृत से भी जुड़ना बहुत जरूरी है। आप इंग्लिश पढ़िए, हर चीज पढ़िए, सब्जेक्ट पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने जो साइंस है, अपने विज्ञान है, उनसे भी दूर मत होइए। आज देखते हैं आप सिचुएशन क्या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चों की, कि ये इंग्लिश मीडियम लेकिन हिंदी ही इनको बोझ लगती है। तो जब हिंदी बोझ लगेगी तो संस्कृत तो उससे ज्यादा, संस्कृत से दूर भागेंगे, तो ये इनसे दूर रहेंगे, यानी इनके सामने सब कुछ। तो हम लोग जो गति कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो इस चीज को समझिए। आप इम्पोर्टेंट हिंदी और संस्कृत को भी बहुत ज्यादा दें अगर चीजों को जानना है, यानी वेदों से जुड़े अगर आपको जानकारी चाहिए। जय हिंद। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले संडे पे अगले क्लास पे प्रेजेंट करेंगे। चलिए, थैंक यू।